गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 6 की क्वेश्चन नंबर 6 डाल्टन पद्धति का क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। डाल्टन पद्धति है, इसका आविष्कार है वो अमेरिका में किया गया था और कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था, जो मारिया मोंटेसरी के साथ कुछ समय रह चुकी थी और उनसे ये बहुत प्रभावित हो चुकी थी। इसलिए इनकी जो शिक्षा है और मारिया मोंटेसरी की शिक्षा है ये काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। और ये जो डाल्टन पद्धति है यह उस शिक्षण पद्धति से है जिसका आविष्कार अमेरिका के निवासी कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने सन 1913 में किया था। ध्यान योग्य बात यह है कि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने विभिन्न आयु एवं स्तर वाले 30 बालकों को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया था। ये सभी बालकों को सामूहिक रूप से सफलतापूर्वक न पढ़ा सके, अतः उन्होंने कुछ बालकों को कार्य निर्दिष्ट पाठ स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए दे दिए। मतलब इन्होंने बालकों को पहले 30 बालकों को सामूहिक रूप से पढ़ाना शुरू किया और जब ये उनको ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं दे पाई तो इन्होंने बालकों को स्वतंत्रता रूप से कार्य देने का निश्चय किया और शेष बालकों को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाती रही। इस अनुभव से वे इस निष्कर्ष पर आए कि शिक्षण की अपेक्षा बालक शिक्षक के पथ प्रदर्शन में रहते हुए निर्दिष्ट पाठों को स्वतंत्रता पूर्वक पूरा करते हुए कहीं अधिक अच्छा सीखते हैं। दूसरे शब्दों में कक्षा शिक्षण की अपेक्षा व्यक्तिगत शिक्षण कहीं अधिक उत्तम व श्रेष्ठतर है। वस्तुस्थिति यह है कि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के संपर्क में कुछ समय तक रह चुकी थी और इस संपर्क के फलस्वरूप उनके मन में यह बात घर कर चुकी थी कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा अधिक उपयोगी होती है। मतलब है हम बच्चों की पहचान करें कि उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है और उसको किस हिसाब से पढ़ाना है। जैसे बच्चे की बुद्धि लब्धि कम है तो उसको उस हिसाब से उस पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करके उसको पढ़ाया जा सकता है। जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक है, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनको उस तरीके से पढ़ाया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो उनको उस हिसाब से पढ़ाया जाए। उसके बाद मारिया मोंटेसरी की मूल बातों की दृष्टि को देखते हुए अपनी नई शिक्षण पद्धति तैयार की। कुमारी पार्कहर्स्ट ने अपनी शिक्षण पद्धति के साथ अपना नाम न जोड़कर मैसेच्यूसेट्स राज्य के डाल्टन नगर का नाम जोड़ दिया। यहाँ के एक हाई स्कूल में इस पद्धति को सर्वप्रथम सन 1920 में कार्यान्वित किया गया और उसी समय से कुमारी पार्कहर्स्ट की शिक्षण पद्धति डाल्टन पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। इस पद्धति में कक्षा के तीव्र एवं मंद बुद्धि वाले सभी बालकों को अलग अलग कार्य दे दिया जाता है, जिसे वे अपनी अपनी रुचियों के अनुसार प्रयोगशाला में स्वतंत्रता पूर्वक पूरा करते हैं और इससे सभी बालक स्वशिक्षा अपने अपने निजी अनुभवों के द्वारा स्कूल के सामाजिक वातावरण में रहते हुए अपने अपने व्यक्तित्व का उत्तरदायित्व ढंग से स्वाभाविक विकास करते रहते हैं। और कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट अपनी शिक्षण पद्धति के संबंध में स्वयं लिखती है। उन्होंने क्या कहा था, डाल्टन पद्धति एक यांत्रिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिक कार्य के सिद्धांत को कार्य में लाया जाता है और यह स्कूलों का सरल एवं आर्थिक पुनर्संगठन तथा जहाँ पे शिक्षक और बालकों को अधिक उपयोगी रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद आप देखिए कि डाल्टन पद्धति के क्या उद्देश्य थे। 20वीं शताब्दी में रूसो, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट एवं फ्रोबेल द्वारा डॉक्टर मारिया मोंटेसरी आदि अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने प्रचलित शिक्षक प्रधान शिक्षा का विरोध करते हुए एक बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। फिर भी इस कक्षा में तीव्र बुद्धि वाले बालकों को तीव्र गति से, मंद बुद्धि बालकों को मंद गति से स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते थे। दूसरे शब्दों में सभी बालकों को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने अपनी शिक्षण पद्धति में जहां एक और बालक को मुख्य स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व को स्वतंत्र वातावरण में उसकी ही गति के अनुसार विकसित करने पर बल दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि कुमारी पार्कहर्स्ट ने कक्षा शिक्षण की अपेक्षा व्यक्तिगत शिक्षण के महत्व को स्वीकार करके और कक्षा में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने पर बल दिया जिसमें प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी गति के साथ और विकसित हो सके। इस प्रकार डाल्टन पद्धति का उद्देश्य बालकों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देना है, मतलब बालकों के बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग टाइप से शिक्षा देना। कुमारी पार्कहर्स्ट के अनुसार डाल्टन योजना का उद्देश्य साधारण कक्षाओं के स्थान पर बालक तथा बालिकाओं के पूर्णतः भिन्न परिस्थितियों में रखकर नए प्रकार के शिक्षित समाज को जन्म देना तथा स्कूल के सामाजिक जीवन का पुनर्संगठन करना था। उसके बाद हम देखते हैं डाल्टन पद्धति के
आधारभूत सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। डोल्टन पद्धति को कार्य के रूप में प्रेरित करने वाले स्कूलों में पूर्ण स्वतंत्रता का वातावरण होता है तथा वहाँ पर सभी बालक समय सारणी के बंधन से मुक्त होते हैं। अतः घंटियाँ बालकों के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। प्रत्येक बालक अपनी अपनी निजी आवश्यकता के अनुसार समय का विभाजन करता है और दूसरे शब्दों में प्रत्येक बालक की अपनी अपनी निजी समय सारणी होती है, जिससे कभी भी आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कार्य किया जा सकता है। मतलब उन पर कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती थी, जितना वो सीख सकते हैं उतना वो सीखते हैं। मतलब बेल लगाने के बाद होता है कि हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है, पीरियड चेंज होता है, इस चीज़ की स्वतंत्रता थी। उसके बाद दूसरा है सहयोग का सिद्धांत। यद्यपि डोल्टन पद्धति में प्रत्येक बालक अपना अपना कार्य अपनी अपनी रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है, फिर भी इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से कार्य करने की नीति का खंडन नहीं किया जाता है। प्राय सभी बालकों को अपनी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में यदि किसी कारण से शिक्षक उनकी व्यक्तिगत सहायता न कर सकें तो वे अपने साथियों से सम्मति ले सकते हैं। मतलब बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे की सहायता से सीख सकते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत कार्य का सिद्धांत। कक्षा के सभी बालक शारीरिक व मानसिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। डोल्टन पद्धति व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का समर्थन करती हुई प्रत्येक बालक को अपनी अपनी रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पद्धति में प्रत्येक बालक अपनी अपनी गति के साथ कार्य करता है। अतः जिस विषय में बालक कमजोर हो उस विषय में बिना किसी संकोच तथा बंधन के अधिक समय लगा सकता है। मतलब व्यक्ति है उनके व्यक्तिगत के अनुसार, मतलब बच्चे की रुचि है वो किस चीज़ में है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद चौथा है स्व प्रयास का सिद्धांत। मतलब बच्चा स्वयं स्वयं के प्रयास से सीखे। डोल्टन पद्धति में प्रत्येक बालक स्व प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में इस पद्धति के अंतर्गत बालक को अपनी समस्या का ज्ञान होता है जिसे वह स्वयं ही सुलझाता है। मतलब बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको सॉल्यूशन खुद करता है। शिक्षक उसके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता और शिक्षक कार्य में आवश्यकता हो तो बालक को केवल पथ प्रदर्शन कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं डोल्टन पद्धति की कार्यप्रणाली। डोल्टन पद्धति की कार्यप्रणाली में इसमें स्कूल प्रातःकाल 9 बजे से सायंकाल 4 बजे तक लगता है और प्रातःकाल स्कूल में शिक्षक तथा बालकों का एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में शिक्षक बालकों को 30 से 50 मिनट तक उनके कार्य के संबंध में आवश्यक निर्देशन देता है और उसके बाद सभी बालक प्रयोगशाला में जाकर अपनी अपनी रुचि, योग्यता, गति के अनुसार अपना अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करना प्रारंभ कर देते हैं। वे एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला में इच्छानुसार जा सकते हैं तथा जितनी देर, जिस समय, किसी भी विषय के संबंध में कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। वो अपने कार्य के लिए स्वतंत्र हैं। बीच में कुछ देर तक अवकाश होता है और उसके बाद बालक फिर अपना अपना कार्य आरंभ कर देते हैं। सायंकाल सभी बालक व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से वाद विवाद या विचार विमर्श में भाग लेते हैं और इस प्रकार डोल्टन पद्धति के अंतर्गत स्कूल प्रभात की वेला से संध्या समय तक चलता ही रहता है। इस पद्धति में कार्य प्रणाली में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है, वो बातें हम देखते हैं। सबसे पहले है पाठ का ठेका। डोल्टन पद्धति में शिक्षक प्रत्येक विषय के कार्य को वर्ष के 12 महीनों के हिसाब से 12 भागों में बांट देता है। प्रत्येक विषय का प्रत्येक भाग का ठेका कहलाता है। सभी बालक किसी महीने के कार्य या ठेके को स्वीकार करने से पूर्व यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे इस कार्य को निश्चित समय के अंदर समाप्त कर देंगे और वो करते भी हैं। उसके बाद है निर्दिष्ट पाठ। महीने के कार्य को ठेके के रूप में निश्चित करके उसके साप्ताहिक कार्य के रूप में 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है और इसी साप्ताहिक कार्य को निर्दिष्ट पाठ की संज्ञा दी जाती है और संक्षेप में 1 महीने के 4 निर्दिष्ट पाठ होते हैं। उसके बाद होता है इकाई। जो सबसे छोटा रूप होता है वो इकाई होता है। हम ऊपर बता चुके हैं कि डोल्टन पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक ठेकों में 4 निर्दिष्ट पाठ होते हैं। इन निर्दिष्ट पाठों की सुविधा के लिए अलग अलग 5 भागों में विभाजित कर दिया जाता है और इन भागों को इकाई कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि 1 महीने के कार्य अथवा ठेके में 4 निर्दिष्ट पाठ तथा 20 इकाइयाँ होती हैं। समझ रहे कि डोल्टन पद्धति में 1 इकाई का 1 दिन का कार्य ही होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बालक का कार्य उस इकाई को एक ही दिन में पूरा कर सके। हो सकता है कि कोई मंद बुद्धि वाला बालक मंद गति से कार्य करने के कारण उसमें 2 दिन में पूरा करे और प्रखर बुद्धि वाला बालक तीव्र गति से कार्य करने के कारण पूरे महीने के ठेके को केवल 15 दिन में ही पूरा कर ले, क्योंकि बच्चे की अलग अलग योग्यता होती है। और ध्यान देने योग्य यह बात यह है कि डोल्टन पद्धति की यह विशेषता है कि जो
तीव्र बुद्धि वाले बालक या बालक अपने ठेके को समय से पहले पूरा कर लेते हैं, उन्हें अगले महीने का ठेका दे दिया जाता है। शेष बालकों के ठेके को समय के अंदर पूरा कराने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद है प्रयोगशालाएं। डोल्टन पद्धति की कक्षाओं की जगह हिंदी, इतिहास, गणित आदि विषयों को अलग अलग प्रयोगशालाएं होती है। इन प्रयोगशालाओं में प्रत्येक बालक अपने अपने ठेके को पूरा करने के लिए अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी गति के साथ स्वतंत्रतापूर्वक जितनी देर चाहे उतनी देर कार्य कर सकता है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि प्रयोगशाला में बालक है वो कोई भी सब्जेक्ट चाहे और जितनी देर चाहे और जहाँ चाहे वो अपनी प्रयोगशाला में भाग ले सकता है। एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला में भी जा सकता है, वो अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करता है। उसके बाद है सम्मेलन। डोल्टन पद्धति में कार्य प्रयास द्वारा अपना अपना कार्य ही नहीं करते, अपितु वे विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाओं में तीसरे दिन की एकत्रित होकर विषय विशेषज्ञों की देखरेख में अपनी सारी कठिनाइयों के संबंध में वाद विवाद या विचार विमर्श भी करते हैं और इससे बालकों का सामाजिक विकास भी होता है। और बालकों के इस प्रकार से एकत्रित होने को डोल्टन पद्धति में सम्मेलन की संज्ञा दी जाती है। इन सम्मेलनों में बालकों के सामूहिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक आवश्यक पथ प्रदर्शन भी कर सकता है। उसके बाद है प्रगति का लेखा, मतलब बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, उसका लेखा जोखा। प्रत्येक बालक विभिन्न विषयों में प्रगति का पता लगाकर उसकी आवश्यक सूचना देने के लिए प्रगति सूचक रेखा चित्र तैयार किए जाते हैं। ये रेखा चित्र 3 प्रकार के होते हैं। पाठ के ठेके का रेखा चित्र, निर्दिष्ट पाठ का रेखा चित्र तथा इकाई रेखा चित्र। पाठ के ठेके या रेखा चित्रों में प्रत्येक बालक की प्रत्येक विषय की प्रत्येक महीने की प्रगति अंकित की जाती है। निर्दिष्ट पाठ के रेखा चित्रों में विभिन्न विषयों की एक सप्ताह में होने वाली प्रगति का विवरण दिया जाता है। और ऐसे ही इकाई रेखा चित्रों में प्रत्येक बालक की प्रत्येक दिन की प्रगति की अंकित की जाती है। और इस प्रकार प्रगति सूचक रेखा चित्रों में प्रत्येक बालक की प्रगति का पता सहज रूप में लग जाता है, अभी बच्चा कितनी प्रोग्रेस पे है और कितनी प्रोग्रेस पर नहीं है। उसके बाद है डोल्टन पद्धति के गुण। कौन कौन से गुण होते हैं डोल्टन पद्धति के? सबसे पहला गुण है बालकों के लिए आवश्यक प्रेरणा निश्चित। डोल्टन पद्धति एक उद्देश्य पद्धति है और इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक के सामने कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक आवश्यक रूप से प्रेरित होते हैं और वे उसी समय तक लगन पूर्वक कार्य करते रहते हैं जब तक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता है। दूसरा है बालक की अनुपस्थिति का उनके कार्य पर बुरा प्रभाव नहीं। कक्षा शिक्षण पद्धति में बालकों की अनुपस्थिति का उसकी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसका एकमात्र कारण यह है कि कक्षा शिक्षण पद्धति में पाठ को दोहराया नहीं जाता है। अतः इस विधि में बालकों की कक्षा से अनुपस्थिति का उनकी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बात डोल्टन पद्धति में नहीं है। इस विधि में यदि कोई बालक किसी कारण से कुछ दिन कक्षा में न आ पाए तो उसकी अनुपस्थिति होने पर भी उसके कार्य को वहीं से करना आरंभ कर देता है जहां से वह छोड़कर गया था। इससे उसकी अनुपस्थिति का उसकी प्रगति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन पर बल। परंपरागत शिक्षण विधियों में प्रमुख उद्देश्य यह है कि उनका अनुसरण करते समय शिक्षक को प्रखर तथा मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा करके सामान्य बुद्धि वाले बालकों के साथ चलना पड़ता है। इससे व्यक्तिगत भिन्नता के साथ की सिद्धांत की अवहेलना होती है। डोल्टन पद्धति में मोंटेसरी पद्धति की भांति ही सभी बालकों को अपनी अपनी रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार अपनी अपनी गति से कार्य करने के अवसर मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रखर बुद्धि वाले बालकों के साथ तीव्र गति से तथा मंद बुद्धि वाले बालक मंद गति से चलने की असुविधा से मुक्त हो जाते हैं। संक्षेप में जिस प्रकार मोंटेसरी पद्धति 3 से 7 वर्ष के शिशुओं के लिए गुणकारी है, ठीक उसी प्रकार डोल्टन पद्धति भी 8 से 12 वर्ष तक के बालकों के व्यक्तिगत रूप से शिक्षण करने में अत्यंत उपयोगी है। उसके बाद है शिक्षकों तथा बालकों में परस्पर संबंध अधिक उत्तम। डोल्टन पद्धति में शिक्षक पथ प्रदर्शक तथा मित्र के रूप में कार्य करता है। अतः इस पद्धति में बालक परंपरागत पद्धतियों की भांति शिक्षक से भयभीत नहीं रहते, वरन अपनी अपनी समस्या सुलझाने के लिए उससे अधिक सहायता लेते हैं और इससे शिक्षकों और बालकों में परस्पर संबंध है वो अधिक उत्तम बने रहते हैं। उसके बाद है प्रोगामिता और साधन पूर्णता, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास।
डाल्टन पद्धति में बालकों को पका पकाया ज्ञान नहीं मिलता, अपितु उन्हें अपने निर्दिष्ट पाठ को स्वयं पूरा करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें आवश्यक पाठ्य पुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करते हुए अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों की आवश्यकता भी लेनी पड़ती है। ऐसी स्वशिक्षा तथा आत्म प्रयासों के फलस्वरूप बालकों में अध्ययन करने की वांछनीय आदत विकसित होती है और उनका श्रम के प्रति आदरपूर्ण व दृष्टिकोण विकसित होता है तथा इससे प्रोगामिता तथा साधन पूर्णता, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता आदि अनेक गुण सहज में ही विकसित हो जाते हैं। उसके बाद है अनुशासन की कोई समस्या नहीं। डाल्टन पद्धति में सभी बालक समय सारणी का कठोरपन, घंटों के बार बार बजने तथा हर प्रकार के बाह्य दबाव से मुक्त रहकर अपने अपने कार्य को स्वतंत्र वातावरण में रहते उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से करते हैं। सभी शिक्षक बालकों का विश्वास करते हैं तथा आशा करते हैं कि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने ठेके को समय के अंदर समाप्त कर लेंगे और विश्वास की यह भावना अनुशासन के स्थापित करने में आश्चर्यजनक सहायता करती है और इस प्रकार डाल्टन पद्धति में अनुशासन की कोई समस्या नहीं आती है। उसके बाद है गृह कार्य की समस्या का सरल समाधान। डाल्टन पद्धति में गृह कार्य की समस्या अपने आप ही सुलझ जाती है, क्योंकि प्रयोगशालाओं में प्रत्येक बालक को हर प्रकार की सुविधा मिलती है। इसलिए अपने अपने कार्य को घर पर पूरा करने की अपेक्षा वे कुछ समय के लिए प्रयोगशाला में ही रुक जाते हैं और इस प्रकार डाल्टन पद्धति में गृह कार्य की समस्या का समाधान भी सरलतापूर्वक हो जाता है। उसके बाद है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। डाल्टन पद्धति में सभी बालक पाठ का ठेका लेने से पूर्व यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अपने अपने कार्य को निश्चित समय के अंदर समाप्त कर देंगे। अतः इस पद्धति में बालक सक्रिय रूप से रहते हुए बड़ी लगन के साथ कार्य करते हैं और उनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो जाती है। उसके बाद है व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य। डाल्टन पद्धति में प्रत्येक बालक अपने अपने ठेके को प्रयोगशाला में स्वशिक्षा तथा निजी प्रयासों के द्वारा पूरा करता है और साथ ही वह अपनी कठिनाइयों को सुलझाने के लिए अपने साथियों की सहायता भी लेता है और अंत में जब ठेका पूरा हो जाए तो उसका मूल्यांकन भी क्या करता है, वो सामूहिक रूप से किया जाता है। इससे इस पद्धति में बालकों का व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार का विकास होते हुए व्यक्ति तथा सामूहिक दोनों प्रकार के शिक्षण में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। उसके बाद है परीक्षा की कोई समस्या नहीं। सभी जानते हैं कि परीक्षा की समस्या एक जटिल समस्या है और डाल्टन पद्धति में परीक्षा की कोई समस्या नहीं है। इस पद्धति में प्रत्येक बालक अपने वर्ष भर के ठेके की परीक्षा के लिए अपितु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पूरा करता है। प्रत्येक बालक के रेखा चित्रों से उसकी प्रगति का बोध होता है। इससे शिक्षक बालकों की परीक्षा लेने और अंक चढ़ाने की परीक्षा फल तैयार करने और की मुसीबतों से बच जाता है, क्योंकि उनका पहले से रेखा चित्र कर दिया जाता है कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस पे है और कितनी प्रोग्रेस पे नहीं है। जब बालक अपने रेखा चित्र से पता लग जाता है कि उसने वर्ष भर का ठेका पूरा कर लिया है तो अगली कक्षा में उसे चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार डाल्टन पद्धति में परीक्षा रूपी जटिल समस्या अपने आप ही सुलझ जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डाल्टन पद्धति के दोष कौन कौन से थे। सबसे पहला दोष है सामान्य तथा कमजोर बालकों के लिए हानिकारक। डाल्टन पद्धति चतुर बालकों के लिए तो लाभप्रद है, परंतु सामान्य तथा कमजोर बालकों के लिए हानिकारक है। इसका कारण यह है कि चतुर बालक अपना ठेका पूरा करने के लिए प्राय शिक्षक का अधिक समय लेते हैं और सामान्य एवं कमजोर बालक है वो शिक्षक के पथ प्रदर्शन से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब वे अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो चतुर बालकों के अभ्यास पुस्तिका से नकल करके अपना कार्य पूरा करने का प्रयास करते हैं और इससे उनका मानसिक व चारित्रिक विकास कुंठित हो जाता है तथा डाल्टन पद्धति सामान्य तथा कमजोर बालकों के लिए उचित बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सेकंड है व्यक्तिगत प्रवृत्ति का विकास। डाल्टन पद्धति व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को अपना अपना साल भर का ठेका स्व शिक्षा एवं स्व प्रयास द्वारा पूरा करना पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि इस पद्धति में सभी बालक एक दूसरे की सहायता भी ले सकते हैं, परंतु चूंकि प्रत्येक बालक को पहले अपना कार्य समाप्त करने की चिंता लगी रहती है, इसलिए वे स्वार्थी बन जाते हैं। और संक्षेप में मोंटेसरी पद्धति की तरह डाल्टन पद्धति भी बालकों के अंदर सामूहिक भावना की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रवृत्ति की विकसित करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विशेषीकरण पर बल। डाल्टन पद्धति विशेषीकरण पर बल देती है। छोटी आयु के बालकों को विशेषीकरण के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि विशेषीकरण से उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास न होकर केवल एकांगी विकास ही रह जाता है। उसके बाद है पूर्णतया बौद्धिक।
डाल्टन पद्धति क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत पर अवश्य बल देती है, किंतु इसके द्वारा बालकों की केवल बौद्धिक क्रियाओं को ही प्रोत्साहित किया जाता है, सहगामी क्रियाओं को नहीं। इससे बालकों का बौद्धिक विकास तो किसी सीमा तक अवश्य हो जाता है, परंतु वे सामाजिक दृष्टि से अविकसित ही रह जाते हैं। उसके बाद है लिखित कार्य पर अधिक बल। डाल्टन पद्धति में मौखिक कार्य की अपेक्षा लिखित कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। इससे बालकों का लिखने का अभ्यास तो अवश्य हो जाता है, किंतु वे मौखिक कार्य करने में पीछे रह जाते हैं। इससे उनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद है 6 नंबर है पुराने शिक्षकों का विरोध। डाल्टन पद्धति को पुराने शिक्षक नहीं चाहते। वे अपनी सत्ता को छोड़कर बालकों को स्वतंत्र वातावरण में रखते हुए स्व प्रयासों द्वारा स्व शिक्षा का विरोध करते हैं और इससे डाल्टन पद्धति के सफल होने की आशा नहीं है। उसके बाद है भवन तथा आवश्यक साज सज्जा संबंधी रुकावटें। डाल्टन पद्धति की सफलता के लिए प्रयोगशालाएं, उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पाठ्यपुस्तकें, नाना प्रकार के शिक्षण यंत्रों का होना परम आवश्यक है। उक्त सभी बातों के लिए धन की आवश्यकता है, अतः इस पद्धति का प्रयोग केवल समृद्धशाली एवं धनवान देश ही कर सकते हैं। भारत जैसे निर्धन देश में बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं तथा व्यय साध्य साज सज्जा का प्रबंध नहीं किया जा सकता, अतः हमारे यहाँ कक्षा विधि को छोड़कर डाल्टन पद्धति का प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। उसके बाद है व्यक्तिगत शिक्षा की समस्या का समाधान भी पूर्ण नहीं। डाल्टन पद्धति में प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से साल भर का ठेका अवश्य दिया जाता है, परंतु सभी बालकों को एक ही प्रकार के निर्दिष्ट पाठ दिए जाते हैं और उन्हें वे अपनी रुचियों का गला घोटकर एक ही विधि से पूरा करते हैं। इस प्रकार डाल्टन पद्धति व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने का ढोल तो अवश्य पीटती है, परंतु वास्तविकता यह है कि उसके द्वारा व्यक्तिगत शिक्षण की समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं होता है। उसके बाद विभिन्न विषयों का समन्वय असंभव। डाल्टन पद्धति द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण, कविता, भाषा आदि सभी विषयों की प्रयोगशाला में नहीं पढ़ाया जा सकता। उक्त विषयों की शिक्षण की प्रत्यक्ष सहायता द्वारा केवल सामूहिक रूप से ही हो सकती है। इसके अतिरिक्त डाल्टन पद्धति में सभी बालक प्रत्येक विषय विशेषज्ञों की देख रेख में रहते हैं और विषय विशेषज्ञ अपने अपने विषयों के अपेक्षा अन्य विषयों को कोई भी महत्व नहीं देते हैं। इससे इस पद्धति में पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का परस्पर समन्वय स्थापित करना असंभव हो जाता है। उसके बाद डाल्टन पद्धति के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। डाल्टन पद्धति को सफल बनाने के लिए डाल्टन पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त योग्य, कुशल व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिससे वे साल भर के ठेके के अनुसार निर्दिष्ट पाठ तैयार कर सकें और बालकों का उचित पथ प्रदर्शन के द्वारा उन्हें पूरा कर सकें। साधारण सतर्क तथा अनुभवहीन शिक्षक इस पद्धति का प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, अतः डाल्टन पद्धति का प्रयोग करने से पहले ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करना परम आवश्यक है जो इस पद्धति को सफल बना सकें, और यह कार्य असंभव नहीं परंतु कठिन अवश्य है।